हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं टूटी रूह का रिश्ता एपिसोड नंबर 1। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। रंग बिरंगी लाइटों से और लोगों से खचाखच भरा एक एरिया, जहाँ पर हर किसी का चेहरा खुशियों से झलक रहा था, भले ही वो झूठी खुशी क्यों ना हो। रात के तकरीबन 1 बजे जहाँ पूरा शहर गहरी नींद में सोया हुआ था, वहीं इस जगह पर दुनिया जहाँ की रोशनी बिखरी हुई थी। लेकिन ये रौनक सिर्फ 4-5 घंटों की ही और थी। दिन निकलने से पहले ही यहाँ की सारी रौनक गायब हो जाने वाली थी। तब तो यहाँ पर किसी इंसान का आना बिना मौसम बरसात आने जैसा होगा। और कोई दिन में यहाँ आएगा भी क्यों, क्योंकि दिन में इज्जतदार लोगों के लिए तो यहाँ आना किसी पाप की तरह है। लेकिन सूरज ढलते ही वो इज्जतदार लोग शराफत का चोला छोड़कर यहाँ पर इज्जत का सौदा करने आते हैं। दिन में जो लोग इस जगह को गंदी गालियां देते हैं, शाम होते ही वो लोग यहाँ अपने गंदे रंग दिखाने आते हैं। दिन में लोग यहाँ की औरतों को गंदी गालियां देते हैं तो रात को उन्हें ही अपने जिस्म की भूख शांत करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपनी जेब में से चंद रुपए निकालकर किसी मजबूर की आबरू खरीद कर खुद को मर्द कहलाते हैं। और जब जब कोई रोकर उनके आगे खुद को छुड़ा देने की भीख मांगता है या उनके दिए दर्द से कराता है, तो ये उसे अपनी मर्दानगी की जीत समझते हैं। बेशर्मी और हैवानियत से भरे लोग यहाँ पर सेठ और साहब कहलाते हैं, तो मासूम और मजबूर वेश्या। रेड लाइट एरिया इसी नाम से इस जगह को पुकारा जाता है, जहाँ पर खरीदने वाला इज्जतदार और बेचने वाला बेशरम कहलाता है। इज्जतदार मर्द पैसे देकर अपने लिए कुछ पलों की खुशियां और सुख खरीदते हैं, लेकिन ये कुछ पल किसी इंसान को कितना दर्द कितना तकलीफ देते हैं, उस हर एक पल में वो इंसान कितनी मौत मारा होगा, ये उन्हें बिल्कुल महसूस नहीं होता। जब जब दर्द की चीखें इन सो कोल्ड मर्दों के कानों में गूंजती हैं, तो इन्हें अपनी मर्दानगी पर गर्व महसूस होता है। अनगिनत कमरों को अपने अंदर समाये बाहर से एक महल जैसा दिखने वाला इमारत के बीचों बीच आंगन में एक लड़की दर्द से कराह रही थी। उसकी चीख उस इमारत के हर एक कोने में गूंज रही थी। वो लड़की अपने हाथ जोड़े जमीन पर अधमरी हालत में बैठी थी और सामने वाले से बस खुद को जान से मार देने की भीख मांग रही थी। उसे इतना ज्यादा दर्द दिया जा रहा था कि अब दर्द सहते सहते दर्द होना ही बंद हो रहा था। आंसू इतने ज्यादा बह चुके थे कि अब आंसू आंखों ने भी और आंसू बनाने से जवाब दे दिया था। एक लड़की दूर से दौड़ती हुई उस लड़की के पास आई और उसका चेहरा अपने हाथों में थाम बोली, ए अति, प्लीज मान जाना, ये लोग तुझे कहीं भी नहीं जाने देंगे। क्यों दर्द बर्दाश्त कर रही है? अगर इन लोगों की बात मान लेगी तो कम से कम जान तो बच जाएगी तेरी। मैं जानती हूँ इनकी बात मान लेने से भी दर्द होगा, लेकिन शायद हमारी किस्मत में लिखा ही सिर्फ दर्द है और इस दर्द को सहने के अलावा हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। अति मात्र 17 साल की बेहद जख्मीली हालत में जमीन पर पड़ी हुई एक लड़की थी। उसने उस लड़की यानी कि खुशबू की बात सुनकर आंखें खोलकर सामने की तरफ देखा, जहां पर एक औरत हाथ में चमड़े की बल्ट लिए खड़ी थी और उसके साथ ही 2 लोग और खड़े थे जिनके हाथों में भारी डंडे थे। क्या हुआ, थक गई क्या आप लोग? लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं थकी, वो धीरे धीरे अटक अटक कर उन लोगों को देखते हुए बोली। होठों के किनारे बिल्कुल फूटे हुए थे, जिनमें से खून रिस रहा था और चेहरे को छोड़ जिस्म पर हर एक अंग खरोंच और घावों से भरा हुआ था। उसकी बात सुनकर सामने खड़ी मोटी सी महिला, जिसका जिस्म पूरा गहनों से लदा हुआ था, उसने वो बेल्ट वहीं पर फेंका और उस लड़की की तरफ बढ़कर उसके बाल नोच लिए। एक दर्द भरी सिसकी उस लड़की की हो रही तकलीफ को बयां कर गई। कितने बेशरम लड़की है तू, तुझे पीट पीट कर हम थक गए, लेकिन तू है कि मानने का नाम ही नहीं ले रही है। खुद की आबरू बचाने वाले बेशरम हो गए और उन्हें लूटने वाले इज्जतदार। अति ने अपनी आंखों में देखते हुए कहा। पूरा चेहरा दर्द से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में अभी भी ना झुकने की जिद थी। वो औरत उसकी बात सुनकर व्यंग से मुस्कुराई और उसके बाल और भी ज्यादा खींचते हुए बोली, बहुत जिद्दी है ना तू, कोई बात नहीं, तेरी ये जिद भी टूटेगी और तेरी इस इज्जत को भी मैं भरी महफिल में नीलाम करूंगी। देखते हैं तू और कितनी खुद को बचा पाएगी। इतना कह कर ही उन्हें उसे जोर से धक्का दिया तो अति एक बार फिर से जमीन पर गिर गई। जसन सिंह शेखावत, ये नाम सुनकर ही कालिंदी ने पलट कर पीछे देखा। जसन सिंह शेखावत आ चुके हैं, पीछे खड़े एक लड़के ने कहा। तो वो जल्दी से 2 लड़कियों को अति की तरफ इशारा करके वहां से बाहर आने के लिए बढ़ गई। उसके जाने के बाद उन दोनों लड़कों यानी कि मनोज और सुरेश ने अति को पैरों से हिला कर देखा। उसके कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो उन्होंने उसके चेहरे पर आए बाल हटाकर देखा। एकदम चांद सा चेहरा, लेकिन इस चांद पर कोई भी दाग नहीं है। आंखें बंद किए वो बेहोश हो चुकी थी। उसे बेहोश देखकर लोग दोनों ने उसका एक एक हाथ पकड़कर उसे घसीटना शुरू किया और अंदर कमरे की तरफ ले गए। आइए आइए जसन सिंह शेखावत जी, हमारी नगरी में आपका स्वागत है, कालिंदी ने उस कमरे में अंदर आते हुए कहा, जहां पर सामने सोफे पर तकरीबन 27-28 साल का लड़का बैठा था। उसकी बात सुनकर भी जसन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एकदम गंभीर होकर बैठा रहा। उसके बैठने का सलीका उसके चेहरे का रूप बता रही थी कि शायद ही वो इंसान किसी से बात भी करता हो। लगता है आज भी आपका मूड ठीक नहीं है, लेकिन आप फिक्र मत करिए, आपके मूड को ठीक करने का सारा बंदोबस्त मैं कर
मैंने करके रखा है। कालिंदी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोली। जा शेखर, इन्हें ऊपर 101 नंबर कमरे में ले जा। आज इनकी तबीयत और दिल दोनों खुश हो जाएंगे। कालिंदी सामने खड़े अपने आदमी शेखर का कहा तो जशन सिंह शेखावत भी अपनी जगह से उठा। दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ चले गए। शेखर ने जाकर 101 नंबर कमरे का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुलने पर सामने एक 21-22 साल की लड़की लाल रंग की साड़ी पहने खड़ी थी। चेहरे पर हल्का मेकअप, होठों पर एक मुस्कान सजाए उसने उसकी तरफ देखा, लेकिन जशन सिंह शेखावत को देखकर उनकी मुस्कान लंबी हो गई। शेखर के जाने के बाद जशन अंदर आया तो वो लड़की भी दरवाजा बंद करके उसके पीछे आई। तो दोस्तों, आई होप आपको इस कहानी में पसंद आया होगा कि इस कहानी में उन महिलाओं का दर्द बयां किया जाएगा जो वेश्या कहलाती हैं या फिर किसी कोठे पर काम करती हैं। ये कहानी उन महिलाओं के दर्द को आप सभी लोगों के दिल तक पहुंचाएगी। कहानी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और रोमांटिक होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिए इस कहानी के साथ। और अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना। जसन के कमरे में आने के बाद उस लड़की सैली ने दरवाजा बंद किया और आकर बेड पर बैठ गई। जसन भी आया और बेड पर उसके करीब आकर बैठ गया। उसे देखते हुए सैली ने अपने सीने पर ओढ़ा हुआ पल्लू नीचे कर दिया और टेबल पर जग रखकर लैंप भी बंद कर दिया। खा ले खाना, वरना भूखी मर जाएगी। अपनी जान बचानी है तो बाजी का कहना मान ले, वरना जान से तो जाएगी, लेकिन जो तड़प वो तुझे मौत से पहले देगी उसे बर्दाश्त करना तेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सुरेश ने अति को देखते हुए कहा, जो जमीन पर लेटी हुई थी। हाथ पैरों से सब जगह से खून बह रहा था, कपड़े जगह जगह से फट चुके थे और होठ प्यास के कारण सूख चुके थे, लेकिन उसे यहाँ का पानी पीना भी गवारा नहीं था। जान जाती है तो जाए, लेकिन अपनी इज्जत पर दाग वो बिल्कुल नहीं लगने देगी। तभी उस कमरे में शेखर आया। उसने पहले एक नज़र अति को देखा और फिर सुरेश की तरफ देखते हुए बोला, अभी भी खाना नहीं खाया इसने? जैसी मर्जी कर, लेकिन इसे मुंह में खाना ठूस। कल से भूखी है ये, याद रहे, इसे सिर्फ तड़पाना है, लेकिन मरने नहीं देना है। बाजी को सबसे प्यारा अपना धंधा है, धंधे में नुकसान उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। यार पता नहीं साली किस मिट्टी की बनी है, हर तरफ से कोशिश कर ली लेकिन साली मान ही नहीं रही है। मन तो करता है गला दबा दूं इसका और सारा झंझट ही खत्म। साला कल से इसने जीना हराम करके रखा है, सुरेश झल्लाते हुए बोला। उसकी बात सुनकर शेखर आगे बढ़ा और खाने की प्लेट अपने हाथों में लेकर अति के पास नीचे जमीन पर पैरों के बल बैठ गया। खड़ा कर इसे, वो चिल्लाते हुए बोली। तो सुरेश ने जल्दी से अति के को कंधों से खींचकर मुश्किल से बिठाया, लेकिन उसमें बैठने की हिम्मत नहीं थी। होती भी कैसे, कल से उसने पानी का एक घूंट भी नहीं पिया था। शेखर ने उसके गालों को 2-3 बार थपथपाया तो उसने अपनी आंखें खोली। देख, आखिरी बार कह रहा हूँ, चुपचाप अपने आप ही ये खाना खा ले, वरना अब तक तो तूने सिर्फ हमारी जबरदस्ती देखी है। हमारी हैवानियत देखेगी तो तेरी आत्मा भी कांप जाएगी, फिर ये सारा खाना तुझे नसीब भी नहीं होगा। शेखर ने अपने दांत पीसते हुए कहा तो अति ने दर्द भरे चेहरे पर भी व्यंग भरी मुस्कान आ गई। अखिलेश जी, आप उसने उस खाने पर थूक दिया और बोली, ये खाना नहीं है, ये हराम का खाना है और इसे सिर्फ तुम जैसे हरामी ही खा सकते हैं। उसकी इस हरकत पर शेखर गुस्से में कांप गया। उसने थाली पर एक तरफ फेंकी और अति के बाल खींचते हुए एक के बाद एक कई थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिए। अति की दर्द भरी सिसकियां निकल रही थी। छोड़ो शेखर भाई, छोड़ो, जान चली जाएगी इसकी, और अगर इसे कुछ हुआ तो बाजी हमारी जान ले लेगी। सुरेश ने शेखर को अति से दूर करते हुए कहा तो शेखर ने जोर से अति को धक्का दिया और वहां से खड़ा हो गया। मरने दे साली को, जब सारी रात यूं ही दर्द और भूख से तड़पती रहेगी तो अकल खुद ब खुद ठिकाने आ जाएगी, शेखर ने कहा और उस कमरे से बाहर आ गई। रात का अंधेरा खत्म हुआ तो सूरज की किरणें ने उस जगह पर रोशनी की चादर फैला दी, लेकिन बदला हुआ वक्त भी अति की किस्मत नहीं बदल पाया। पूरी रात दर्द से तड़पते रहने के बाद सुबह होते ही एक बार फिर उस पर यातनाएं शुरू हो गई थी। पहले उसे घाव दिया जाता और फिर उस घाव पर ही घाव दिया जाता, लेकिन एक 17 साल की लड़की का जिस्म दर्द कहाँ तक बर्दाश्त करता। आखिर उन जालिमों को जीत हुई और अति दर्द से तड़पते हुए बेहोश हो गई। दर्द से कर्राते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ सैली ने अपनी आंखें खोली और खुद को देखा जैसे वो कल रात बेड पर बैठी थी। वो अभी भी उसी हालत में ही थी, लेकिन यूं ही बैठी बैठी नींद में उसने कब अपनी पीठ बेड से टेक से सटा ली थी उसे नहीं पता। याद करने पर उसे याद आया कि कैसे कल उसने अपने सीने से दुपट्टा गिराया तो लैंप बंद किया, लेकिन अगले ही पल जसन ने उठाकर वो लैंप फिर से जगा दिया और उसका दुपट्टा भी उसे उठा दिया। सैली उसे हैरानी से देख रही
देखती रही, लेकिन जसन ने ना ही उसे कुछ कहा और ना ही उसकी तरफ देखा। बस चुपचाप आकर उसकी गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। कुछ वक्त तो सैली उसे देखती रही, लेकिन फिर नींद आंखों में अपना घर बसाने लगी तो उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। अब सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली तो जशन अभी भी उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था और कल रात की तरह आज भी उसकी आंखें खुली हुई थी। सैली ने आंखें बड़ी करके उसे देखा, क्योंकि उसकी नींद से बाहरी आंखें देखकर ऐसे लग रहा था जैसे पूरी रात उसने अपनी पलकें भी नहीं झपकाई हो। साहब, आपने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन अब तो आपका वक्त भी पूरा हो गया। आपके सारे पैसे वेस्ट हो गए। जश्न की शेयर करना देती मैं आपको, लेकिन आपने तो कुछ डिमांड ही नहीं की। खैर, अब आप कुछ करना चाहते हैं तो आपकी बाजी को एक्स्ट्रा पैसे देने होंगे। बता रही हूँ, बहुत खुश कर सकती हूँ मैं आपको, सैली ने कहा और उसका सिर अपनी गोद से हटाकर खड़ी हो गई। उसकी बात सुनकर जश्न ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और बेड पर से खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब में से पैसे निकाले और बेड के साथ रखी टेबल पर रख दिए। उस पैसे टेबल पर रखते देख सैली जल्दी से बोली, कल रात के पैसे आप पहले ही दे चुके हैं साहब, और अब अगर आपका मूड है तो पहले आपको ये पैसे बाजी को देने होंगे। लेकिन उसके कहते कहते ही जश्न पैसे रखकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया था। खुशियों की तो अब मेरी जिंदगी में कोई जगह ही नहीं है, बस सुकून तलाश रहा हूँ थोड़ा, पर शायद वो भी अब नहीं मेरे हिस्से में, जश्न ने बिना पलटे ही कहा और वहां से बाहर चला गया। सैली अब उसे जाते देख रही थी। तो दोस्तों, आगे क्या होने वाला है इस कहानी में, ये तो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। कैसे जश्न और यति की मुलाकात होगी ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस कहानी में मेन रोल यति और जश्न ही निभाएंगे। जश्न उस कोठे से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया, जहां उसका ड्राइवर पहले से उसका इंतजार कर रहा था। सैली को तो उसकी बातें और उसका रवैया दोनों ही समझ नहीं आया, इसीलिए बिना उसकी तरफ ध्यान दिए तैयार होने लगी। यूं तो दिन में वहां पर लोगों का आना जाना कम होता था, लेकिन बाजी का ऑर्डर था कि हर लड़की हर वक्त कस्टमर के लिए तैयार रहे। डॉक्टर ने अति को इंजेक्शन लगाया और ग्लूकोज की ड्रिप भी लगाई। खिलाई माई जी इसे कुछ खिलाइए माई जी, वरना सिर्फ बेहोशी नहीं मर भी जाएगी ये। और एक बात आपको बता दूं, इसके मरने से आपके धंधे को बहुत नुकसान होगा। शक्ल देखिए इसकी, कोई भी रही सादा इसकी शक्ल पर अपनी दौलत को क्या जान भी मार दे। सोने की चिड़िया है कि आपके लिए। डॉक्टर ने बेशर्मी से हंसते हुए कालिंदी की तरफ देखकर कहा। उसकी बात सुनकर कालिंदी अपनी जगह से उठी और बोली, तू फिक्र मत कर डॉक्टर, इस कच्ची कली को पूरे 5 लाख दिए हैं मैंने, और जब तक इसके 50 लाख नहीं वसूल लेती तब तक इसे मरने भी नहीं दूंगी। ये बात तो पक्की है कि आज ये लड़की खाना खाए या ना खाए, लेकिन धंधे पर तो जरूर बैठेगी। और कालिंदी अपनी बात की खरी है। जशन जैसे ही अपने बंगले में दाखिल हुआ, एक एक करके नौकर बारी बारी से उसके सामने आने लगे। किसी के हाथ में चाय का कप था तो किसी के हाथ में कॉफी, कोई नाश्ता लिए खड़ा था तो कोई उसकी पसंद की अलग अलग चीजें। लेकिन जसन ने एक नजर उठाकर किसी की तरफ नहीं देखा। वो सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन सीढ़ियों पर उसके कदम रुक गए, क्योंकि सीढ़ियों से 60-65 साल की एक महिला नीचे उतर रही थी। उस महिला के सामने आते ही जसन ने झुककर उसके पैर छुए और फिर बिना कुछ कहे अपने कमरे की तरफ जाने लगा। लेकिन उस महिला ने उसे पीछे से रोका और बोली, आज भी रात बाहर बिताकर आए हो? कब तक चलेगा ये सब? ना दिन में घर आते हो ना रात में, पूरे 2 साल से देख रहे हैं तुम्हें, आखिर कब तक यूं ही अपनी जिंदगियां काटते रहोगे? उसकी बात सुनकर जशन फिर से उसकी तरफ पलटा और बोला, आपके सवाल में ही मेरा जवाब है माँ, मुझे सिर्फ जिंदगी काटनी है जो यूं ही कट जाएगी, पर हम तुम्हें जीते हुए देखना चाहते हैं कि जब जैसे सब लोग अपनी कुछ जिंदगी खुशियों से बिताते हैं, जैसे तुम भी खुश रहो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। कब तक एक इंसान के लिए खुशियों से मुंह मोड़ रखोगे? वो इंसान नहीं मेरी जिंदगी थी माँ, बस वो गई तो जिंदगी साथ ही चली गई। इस जिस्म में तो सिर्फ सांसें हैं जो चल रही हैं, ये भी जब पूरी हो जाएंगी तो सब खत्म हो जाएगा, जस ने कहा और फिर उसकी कोई बात सुने बिना ही जल्दी से ऊपर की तरफ बढ़ गया। रोहिणी जी उसे जाते हुए देखती रह गई। उसकी आंखें हल्की नम थी। तुम्हारी इस बेरंग जिंदगी की जिम्मेदार हम ही हैं। कभी कभी तो सोचते हैं कि काश हम उस लड़की को तुम्हारी जिंदगी में लाए ही ना होते, उसने मन ही मन कहा। जसन अपने कमरे के बाहर आया तो उसने अपने फिंगरप्रिंट से दरवाजा खोला। उसके कमरे में किसी को भी आने की इजाजत नहीं थी। अंदर आते ही एक पल के लिए उसकी नजरें उस कमरे की दीवार पर ठहर गई। सारी दीवारें एक ही लड़की की तस्वीर से भरी हुई थी। हर एक तस्वीर खूबसूरती का आईना और खूबसूरत खुशियों की मिसाल लगती थी। उस तस्वीर को कुछ पल देखने के बाद वो अलमारी से अपनी कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। उसके घर आने की खबर सुनकर एक कमरे में आईने के सामने बैठी एक औरत खुद पर और भी ज्यादा श्रृंगार करने लगी। मेकअप से पुती हुई चेहरा और भारी गहने पहने वो बाहर आई। उसी वक्त जशन तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आया। सीढ़ियों से होते हुए नीचे आया। उसे देखकर उस औरत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट तैर गई। वो जल्दी से आगे बढ़ी और उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। कहाँ जा रहे हो जेठ जी? जरा वक्त हमें भी दीजिए, हम भी आपका परिवार हैं, मनीषा ने अपने बालों को गोल गोल घुमाते हुए कहा। जशन ने उसकी बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया और दूसरी तरफ से निकलकर वहां से जाने लगा। लेकिन मनीषा ने एक बार फिर से उसका रास्ता रोका और बोली, कम से कम 2 मिनट
मिनट बैठकर हमसे बात ही कर लीजिए। हम तो सारा दिन आपका इंतजार करते रहते हैं कि कब आप घर पर आएंगे और मैं अपने दिल की बात आपसे कहूंगी, और आप हैं कि एक बार अपने मुंह से हमारा नाम तक नहीं लेते। तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे कर लो, पर अफसोस मेरे लिए तो तुम्हारे पास 1 मिनट का वक्त नहीं। एक और लड़के हर्ष ने वहां आकर कहा, जो तकरीबन 24-25 साल का था। उसके अचानक से वहां देखकर मनीषा एकदम से सकपका गई और हड़बड़ाते हुए बोली, वो मैं बस आपका ही इंतजार कर रही थी, आप आ गए जिम से। मैं अभी आपके लिए नाश्ता तैयार करवाती हूँ। इतना कहते ही वो जल्दी से किचन की तरफ चली गई। भाई मनीषा की तरफ से मैं माफ़ी। हर्ष ने जसन से कुछ कहना चाहा, लेकिन जसन ने एक नज़र उसे देखा और बोला, 10 बजे मेरी मीटिंग है, मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना कहते ही वो वहां से चला गया। उसकी गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी शेखावत एम्पायर की तरफ बढ़ा दी। उसके ऑफिस पहुंचते ही वहां पर हर एक शख्स को जैसे सांप सूंघ गया था। ना ही किसी की आवाज़ आ रही थी और ना ही वहां कोई हलचल हो रही थी। 12 मंजिल इस इमारत में ऐसे लग रहा था जैसे शायद ही कोई परिंदा भी वहां पर अपने पंख फड़फड़ाता हो। सुबह से दिन हुए, दिन से शाम और शाम से रात। हर कोई वहां पर इस तरह काम कर रहा था जैसे वो इंसान ना होकर काम करने वाली मशीन हो। लेकिन अगर इन मशीनों में गलती से भी कोई गलती हुई तो जशन सिंह शेखावत इन मशीनों को अपनी कंपनी से क्या, इस शहर से भी बाहर फेंक देगा। इस कंपनी में ही नहीं, पूरी मुंबई शहर में उसकी इजाजत के बिना पत्ता तक नहीं हिलता था। एक बार फिर से रात में अपना अंधेरा फैलाया और तन्हाई जशन को खाने लगी। घर जाने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए उसने ड्राइवर को इशारा किया तो ड्राइवर ने गाड़ी वापस कोठे की तरफ बढ़ा दी। सर, आप हर रोज जगह पर क्यों जाते हैं? आप इज्जत वाले हैं, आपको वहां जाना शोभा नहीं देता, ड्राइवर ने डरते हुए कहा। लेकिन कहने के बाद उसने अपना चेहरा नीचे कर लिया। इज्जतदार वो नहीं होता जो वहां जाता है। अगर वो इतना ही इज्जतदार होता तो उसे दूसरों की इज्जत की जरूरत नहीं होती। वो बेचारा तो कुछ पैसों के लिए खुद को किसी और को सौंप देती है, लेकिन कुछ पैसे वालों को अपना सब कुछ देकर भी वो नहीं मिलता जिसकी उन्हें तलाश होती है। जसन ने किसी सोच में डूबे हुए कहा। गाड़ी कोठे के बाहर पहुंच चुकी थी, इसीलिए जसन गाड़ी से बाहर आया और ड्राइवर को घर जाने के लिए कहा, लेकिन अपनी आदत के अनुसार ड्राइवर ने मना किया और चुपचाप गाड़ी में ही बैठ गया। ये लो घुंघरू पहन ले, आज तुम्हें इन्हें पहन के ही नाचना है। जो तेरे सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, माई तेरी इनिंग की ओपनिंग उसी से ही करवाएगी, शैली ने बेशर्मी से हंसते हुए कहा और घुंघरू अति की तरफ फेंक दिए। अति ने बेबसी से एक नज़र घुंघरू की जोड़ी की तरफ देखा और फिर चुपचाप उनको उठाकर अपने पैरों में पहन लिया। आंखों में आंसू बह रहे थे जिन्हें अब उनका पोंछने का भी मन नहीं था। तो दोस्तों, कैसे बचाएगी हमारी अति अपनी इज्जत को? क्या माई उसे किसी और को बेच देगी, या फिर वो मिल जाएगी हमारे जशन को? बाहर हॉल में कई गिनामी हस्ती, बड़े सेठ, रईस लोग बैठे थे जिनकी आंखों को इंतजार था उस चिरागी का जो उसके अंदर लगी आग को भड़काकर शांत कर सके। उसके हाथ में महंगी दारू के जाम थे, होठों पर गंदी गालियां और आंखों में हवस। म्यूजिक बज रहे थे, लेकिन उसके लिए ये महफिल अधूरी थी क्योंकि अभी कालिंदी की जिस खास पेशकश को वो लोग देखने आए थे वो यहाँ नहीं आई थी। जसन सिंह शेखावत भी कोठे पर पहुंच चुका था, लेकिन वो अंदर कमरे में बैठा था। अरे जसन सिंह जी, आप हमारी बात पर एक बार यकीन तो कीजिए, चलकर महफिल में अपने कदम तो रखिए। अगर आपके कदम को वहां पर ठहरने के लिए मजबूर न कर दिया तो हमारा नाम भी कलिंदी नहीं। अजीब वो मजा देगी आपको जो आपने कभी सोचा भी ना हो, कलिंदी ने बेशर्मी से मुस्कुरा कर कहा और पान अपने होठ के नीचे दबा लिया। जैसे कुछ कहता उससे पहले ही शेखर वहां आया और कलिंदी की तरफ देखते हुए बोला, माई वो लड़की अति तैयार है आने के लिए, आप इजाजत दें तो महफिल शुरू करें। कलिंदी ने एक नज़र घूर कर उसे देखा और बोली, अति नहीं, आज से उस लड़की का नाम होगा कुसुम। कुसुम मतलब फूल, और आज से वो लड़की इस कोठे का सबसे हसीन फूल बनकर अपनी महक यहाँ बिखेरेगी। जाओ तुम ले आओ कलिंदी कुसुम को अंदर, तब तक हम जशन जी के साथ वहाँ आते हैं। आखिर इन्हें भी तो दिखाएं कि क्या चीज़ ढूंढ कर लाए हैं हम इनके लिए। कालिंदी ने शेखर से कहा और फिर जशन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, आज ऐसा फूल आया है जिसकी खुशबू आपको उसे खुद से अलग करने ही नहीं देगी और उसे मसलने के लिए आप हरदम बेताब रहेंगे। वो आगे भी कुछ कहती, लेकिन उसकी बात सुनते सुनते ही जशन अपनी जगह से उठकर अंदर हॉल में चल रही महफिल की तरफ बढ़ गया। कालिंदी ने हैरानी से उसे देखा और फिर मुस्कुराकर उसके पीछे पीछे चली आई। जशन सिंह शेखावत उसके कोठे में चल रही महफिल की शोभा बढ़ाएं, ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो इस शहर का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बेताज बादशाह था और उसके तो कदम जहाँ भी जाते वो जगह सोना बन जाती। जसन वहाँ आया तो वहाँ खड़ा ही रहा। उसके आते ही एक लड़की वहाँ आई। उसने पिंक कलर का लहंगा पहना था जिसका ब्लाउज मुश्किल से उसके उभरे हुए अंगों को ढक पा रहा था और उसका पूरा पेट और कमर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके चेहरे को घूंघट से ढका हुआ था। जसन ने उस लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। कालिंदी जो उसके पीछे ही खड़ी थी उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ बिछाए हुए गद्दे की तरफ ले गई। जसन जिसकी नजरें उस लड़की पर टिकी हुई थी वो बेख्याली से नीचे बैठ गया। उस लड़की पर सिर्फ
यही नहीं, वहां बैठे हर आदमी की नजरें टिकी हुई थी, जिन्होंने अपने हाथ में महंगी दारू के जाम पकड़ रखे थे और जिनकी नजरों में इस वक्त सिर्फ हवस दिखाई दे रही थी। कोई उस लड़की को देखकर अपने ही होठों पर को काट रहा था तो कोई उसकी पतले कमर को देखकर अपनी जीभ अपने होठों पर फिराने लगता और अपने होठ हाथों से उसे किसी फूल की तरह मसलने का इशारा करता। जाम हाथों में पिलाकर तुम्हें मदहोश कर दूंगी। गाना बजना शुरू हुआ और साथ ही उस लड़की के पैरों में पहने घुंघरू भी खनकने शुरू हुए, जिसने जिस्म पर हर एक अंग दर्द से तड़प रहा था। उसे नाचते देखकर सबको मजा आ रहा था। मैं तेरी सांसों में घुलकर तुम्हें मदहोश कर दूंगी। जिसकी एक कदम चलने की हिम्मत नहीं थी, वो अपने हाथों से अदाएं बिखेरती हुई गोल गोल घूम रही थी। वहां बैठा हर एक आदमी जो खुद को बाहरी दुनिया के नेक इज्जतदार और नरम दिल इंसान कहलाता है, यहाँ बेशर्मों का चोला पहने उन मजबूर के थिरकने हुए कदमों के साथ थिरकते हुए जिस्म को अपनी आंखों से नोच रहा था। वो सब बैठे बैठे अपनी आंखों से ही उसकी आबरू को लूट रहे थे। उसमें से एक आदमी बेशर्मी से नशे में टुन्ना अपनी जगह से उठा और अति की तरफ बढ़ गया। जाम हाथ में पिलाकर तुम्हें मदहोश कर दूंगी। अति अपनी आंखें बंद की अपने दर्द को अपने होठों में जबत किए नाच रही थी कि उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अति ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और फिर से नाचने लगी। उस आदमी ने उसे खुद से दूर जाते देखकर अपने जेब से पैसे निकाले और उस पर उछालने लगा। उसे देखते हुए एक आदमी अपनी जगह से उठा और उन दोनों की तरफ बढ़ गया। वो भी अति के करीब हुआ और उसे छूने की कोशिश करने लगा, लेकिन अति गोल गोल घूमते हुए उससे दूर हो गई। तो उस आदमी ने भी अपनी जेब में से हरे हरे नोट निकाले और उसे ऊपर गिराते हुए शुरू कर दिया। एक और आदमी अपनी जगह से उठा, नशे में लड़खड़ाता हुआ अति के पास पहुंचकर उसके घूंघट को उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हर बार अति उससे दूर हो जाती। उस पर इस तरह सब तरह से पैसे गिनते देख कालिंदे के चेहरे पर बेशर्मी की मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन इन सब में जश्न का ध्यान सिर्फ उसके पैरों पर था, जहां से शायद खून बह रहा था, क्योंकि नीचे पर्स पर हल्के हल्के लाल धब्बे बन रहे थे। उन तीनों में से एक आदमी आया और कालिंदे की तरफ नोटों की गड्डियां फेंक कर वापस अति के पास आया और उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगा। एक और आदमी कालिंदे के पास आया और उसने पहले वाले आदमी से भी ज्यादा रकम कालिंदे को दी और जाकर अति का दूसरा हाथ पकड़ लिया। अति उन दोनों से ही अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? आप सब लोगों को ऐसी कच्ची कली फिर से नहीं मिलेगी चखने को। करिए अपनी जेब थोड़ी ढीली कीजिए और बनाइए अपनी रात की को रंगीन। कालिंदी ने मुस्कुराकर सबकी तरफ देखकर कहा तो सबकी नजरें एक बार फिर अति की तरफ चली गई और उसकी आंखों में बसी हवस दूर से ही उसे नंगा करने लगी। आखिर में एक आदमी ने 6 लाख रुपए दिए और अति का हाथ पकड़कर उसे अलग कमरे में ले गया। फिक्र मत कीजिए, आप सब के लिए भी मैंने खास इंतजाम कर रखे हैं। कालिंदी ने कहा तो शेखर एक साथ कई लड़कियों के साथ वहां पर आया तो लाइन में खड़ी हो गई। उसी वक्त जश्न अपनी जगह से खड़ा हुआ और कालिंदी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसके हाथों में नोटों से भरा एक बैग था जो अभी अभी उसके एक आदमी ने लाकर उसे दिया था। उसने वो नोटों से भरा बैग कालिंदी के सामने खोला तो हैरानी और चमक से कालिंदी की आंखें बाहर आने लगी। उस बैग में तकरीबन 50 लाख रुपए थे, लेकिन इसमें से कोई भी लड़की इतनी महंगी रकम की नहीं थी साहब। ये तो सब की सब 20-30 हजार वाली है। कालिंदी ने हैरानी से कहा। जसन हल्का सा व्यंग से मुस्कुराया और बोला, मुझे इनमें से कोई चाहिए भी नहीं, मुझे वो लड़की अति चाहिए। कालिंदी हैरानी से उसे देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी जो 6 लाख रुपए देकर अति को कमरे में लाया था, उसने कमरे में आते ही अति को बिस्तर पर पटका और अपने कपड़े उतारने लगा। तो दोस्तों, आपने अभी तक इस कहानी को लाइक तो किया होगा। आई होप कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। जश्न 50 लाख रुपए से भरा एक बैग लेकर कालिंदी के सामने खड़ा था, जबकि अति बिस्तर पर किसी लाश की तरह पड़ी थी। उस आदमी ने अपनी शर्ट उतारी और अति की तरफ बढ़ा गया। साली, बहुत आग लगी है तेरे में, लेकिन आज मैं तेरी इस आग को ठंडा करूंगा। तेरी इस जवानी को चखने वाला मैं पहला आदमी हूं, लेकिन आज तुम्हें अफसोस होगा जवान होने पर। आज सारी रात में तुझे किसी जाम की तरह पीऊंगा और अगर तूने मुझे खुश किया तो तुझे अपनी रखेल भी बना लूंगा। ये सब बातें सुनकर अति की सिसकियां निकल रही थी। उसके आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। पूरे बदन में दर्द हो रहा था, लेकिन अब आत्मा भी छलनी होती जा रही थी। लाश और उसमें सिर्फ यही फर्क था कि लाश में आंसू नहीं बहते और उन्हें कोई दर्द महसूस नहीं होता, पर लाशों की तरह उसकी आत्मा मर चुकी थी। उसका जिस्म बस एक मांस का टुकड़ा बना चुका था, जिसे कोई भी नोच सके, कोई भी खाकर खुद को संतुष्ट कर सके। वो आज इंसान से सिर्फ एक चीज बनकर रह गई थी, जिसे इस्तेमाल करने वाला जब तक मन आए तब तक इस्तेमाल करे और जब मन भरे जाए तो फेंक दे। पर साहब, उस लड़की की बोली लग चुकी है। पहले ही एक आदमी ने उसे 6 लाख में एक रात के लिए खरीद चुका है। आप सुबह तक का इंतजार कर लीजिए, तब उस लड़की को मैं एक दिन के लिए या पूरे 5 दिनों के लिए आपको सौंप दूंगी। फिर जितने बजे आपको लेने हो आप ले लीजिएगा, लेकिन फिलहाल इसमें से कोई पसंद कर लीजिए। ये सब भी बहुत मस्त हैं। जसन की सैर करना
देंगी। कालिंदी ने जशन को सामने खड़ी लड़कियों में एक की तरफ देखते हुए कहा। जशन ने उसकी बात को सुनी नहीं, लेकिन उन लड़कियों की तरफ नजर भी नहीं देखा और अपनी जेब में हाथ डालकर पूरे एटीट्यूड के साथ बोला, अगर वो लड़की मुझे नहीं मिली तो तुम्हें नरक की सैर करवाने की जिम्मेदारी मेरी। उसकी बात सुनते ही कालिंदी के हाथ पैर कांपने लगे। सामने खड़े जिस शख्स ने उसकी धमकी दी थी, उसकी एक आवाज पर ही ना जाने कितने लोगों का नामो निशान तक मिट चुका था, तो उससे वो कैसे दुश्मनी मोल ले सकती थी। उसने कोठे पर उसूल था कि आज तक एक बार जिस लड़की को बुक कर लिया गया उसकी बुकिंग कभी कैंसिल नहीं होती, लेकिन आज जशन के लिए उसने अपना असूल ही बदलना पड़ रहा था। कालिंदी के पास कोठा चलाने का लाइसेंस था, लेकिन ऐसे हजारों लाइसेंस जशन अपनी जूती के नोक के नीचे रखता है, ये बात भी वो अच्छे से जानती थी। ऐसे ही क्या है उस लड़की में साहब जो आप उसके दीवाने हुए जा रहे हैं। यहाँ एक से बढ़कर एक है, आप बस हुक्म कीजिए, अगर आपका तन और मन खुश ना कर दिया तो कहिए। कालिंदी ने फिर से उसे मनाने के लिए कहा, लेकिन इस बार जसन ने उसे घूर कर देखा और अपनी मुट्ठियां कस ली, जिस पर शेखर जल्दी से कालिंदी के पास आया और उसके कान में कुछ बोला। माई जी, ज्यादा वक्त मत लगाइए, इसने मुट्ठियां कस ली हैं, मतलब इसका सब्र और गुस्सा दोनों ही हदें तोड़ रहा है। इससे पहले ये आंधी लाए इसके अंदर के तूफान को शांत कर दीजिए। वो भद्दी सी शक्ल वाला आदमी अपनी शर्ट उतार के अति के ऊपर झुका हुआ था और अति पीछे की तरफ खिसक रही थी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, वो रोते हुए बोल रही थी। उसका घूंघट अभी भी उसके चेहरे पर था, लेकिन उस आदमी की नज़र उसके चेहरे पर तो थी ही नहीं। उसकी हवस भरी नजरें तो सिर्फ उसके सीने पर थीं, बल्कि नखरे, बड़े बड़े नखरे हैं तेरे, तो लगता है कोई हूर की परी है तू, दिखा तेरी शकल तो दिखा, कहते हुए उसके घूंघट को हाथ लगाया। तभी उस कमरे का दरवाजा टूटा और उस आदमी ने घूंघट को छोड़ पलट कर पीछे देखा तो जसन सिंह शेखावत दरवाजे पर खड़ा था। उस आदमी ने पहले तो महफिल पर ध्यान दिया ही नहीं था कि वहाँ कौन कौन है, उसकी नजरें तो सिर्फ अति पर थी। जसन सिंह शेखावत को यहाँ देखकर तो वो हैरान था, वो भी इसी शहर का गिनामी बिजनेसमैन था, लेकिन जसन सिंह शेखावत की तो ज्योति के बराबर ही नहीं था। अति की बड़ी हुई सांसें एक पल के लिए शांत हो गई, पर वो खुद हैरान थी कि ऐसे इस तरह से दरवाजा तोड़कर कौन आया। बाहर निकल यहाँ से, जसन ने धीमे पर रोबदार आवाज में कहा। वो आदमी नवीन जोशी भले ही उसकी हैसियत के बराबर नहीं था, लेकिन फिर भी उसने सामने पूरी अकड़ से खड़े होते हुए बोला, आज रात के लिए खरीदा है मैंने इसे, पूरे 6 लाख दिए हैं, इसीलिए आज की रात इसके साथ मैं बिताऊंगा। एक जन्नाटे थार थप्पड़ ने उसका पूरा जबड़ा ही हिला दिया। आगे के शब्द कहाँ गायब हुए उसे खुद नहीं पता। जसन ने पीछे खड़े एक आदमी को इशारा किया तो वो आदमी खींचते हुए नवीन जोशी को वहां से बाहर ले गया। तब तक थप्पड़ की आवाज सुनकर कालिंदी और शेखर भी वहां पर आ गए थे। नवीन जोशी का सूजा हुआ और लाल चेहरा ही थप्पड़ की आवाज के पीछे की कहानी बयां कर रहा था। अच्छा नहीं किया तूने कालिंदी, वो लड़की आज रात के लिए मेरी थी, उसने मैंने खरीदा था, नवीन जोशी गुस्से में बोला, लेकिन कालिंदी बस सिर झुकाए उसकी बात सुनकर रह गई। आज खुद वो झूठी पड़ गई थी। इस फटे हुए स्पीकर को यहाँ से बाहर फेंक दो और अब कोई भी आवाज मुझे डिस्टर्ब ना करे, जसन ने गुस्से से दरवाजे पर खड़े होकर कहा और दरवाजा बंद कर दिया। अति घबराई हुई बेड की दीवार से लगकर बैठी हुई थी। मेरे पास पैसे नहीं हैं जो मैं आपको वापस देकर अपनी कीमत चुका दूं, लेकिन प्लीज़ मेरा यकीन कीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। कहते हुए उसने अपने घुटने भी पूरी तरह से मोड़ लिए। तुम्हें चोट लगी है ना, तो दर्द हो रहा होगा। उसकी बातों को अनसुना कर जसन ने कहा तो हती ने घूंघट से ही ना में सिर हिला दिया। जसन उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो खुद में ही सिमटे जा रही थी। प्लीज़ दूर रहो मुझसे, प्लीज़ मुझे मत छूना, कहते हुए अति ने एक बार फिर से उसके आगे हाथ जोड़ दिए, लेकिन जसन उसकी तरफ बढ़ रहा था। अति उसे अपने पास आते देखकर एकदम से खड़ी होने लगी, लेकिन तभी एक आहा की आवाज़ सी के साथ वो नीचे बैठ गई। उसके पैरों का दर्द उसे उठने ही की इजाज़त नहीं दे रहा था। आई होप दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और प्लीज़ आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और हो सके तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। आती जसन को खुद से दूर रहने की कह रही थी, लेकिन वो उसके करीब बढ़ रहा था। उसे अपने करीब महसूस करके अपनी आंखों से आंसू बहते तेज हो गए। डरते हुए अपनी किस्मत को आगे घुटने टेक कर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसे उसके पैरों पर किसी की ठंडी अंगुलियों का स्पर्श महसूस हुआ। जब चोट लगी हो तो दर्द रोकने के लिए मरहम लगाई जाती है, कहते हुए जसन ने उसके पैरों को अपने हाथों में लेकर उस पर दवाई लगानी शुरू कर दी। पैरों पर लाल लाल बहुत सारे निशान थे और कुछ छाले भी पड़े हुए थे, जिसे खून रिस रहा था। अति जब से यहाँ आई थी उसने अपने जिस्म पर सिर्फ घाव ही पाए थे। आज उसके घाव पर मरहम पहली बार लगाई जा रही थी। जैसे उसके दोनों पैरों को अपने हाथों में लेकर बेड पर बैठ गया था और धीरे धीरे दवाई लगा रहा था। दवाई लगाने के बाद उसने उसके पैरों को सीधा कर दिया। अति को अपनी जगह पर बैठी सुन हुई उसे देखती रह गई। अभी उसने अपना घूंघट तक नहीं उठाया था। दवाई लगाने के बाद
जैसे ही जसन अपने हाथ धोने वॉशरूम की तरफ चला गया तो अति एक बार फिर से डर से कांपने लगी। जब जसन उसके साथ क्या करेगा ये सोच सोच कर उसका दिल कांप रहा था। पल पल उसकी सांसें सूख रही थी और आंखें सिर्फ आंसू बहा रही थी। जसन वॉशरूम से बाहर आया तो अति एक बार फिर से अपनी जगह पर अंदर ही अंदर चिमटने लगी। वो अपनी जगह से खड़ी होती या कुछ कहने उससे पहले ही जसन उसके करीब आया और उसकी गोदी में सिर रखकर लेट गया। जहाँ जसन ने अपना सिर रखा वहां उसे भयंकर दर्द उठा। सिर्फ वही नहीं, उसका पूरा जिस्म दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसने सिसकी भी नहीं मार पाई और दर्द को अपने होठों के अंदर ही जब्त कर लिया। तो आंसू की एक बूंद एकदम से उसकी गोद में बैठे जसन के गाल पर गिरी। जसन ने जब से उसकी गोद में सिर रखा था तब से उसकी आंखें बंद थी, लेकिन अचानक से गाल पर एक बूंद आंसू गिरने से पर उसने अपनी आंखें खोली तो घूंघट में अति का चेहरा हल्का हल्का दिखा और उसकी ठोड़ी पर रुके हुए आंसू भी। अति ने अपने आंसू साफ किए और हैरानी से जसन को देख रही थी। उसने अपने हाथ अपने सीने पर रख लिए। उसे लगा कि शायद वो उसे जबरदस्ती करेगा, लेकिन वो यूं ही लेटा रहा। जसन उसे यूं देखकर एक बार फिर से उठा और कमरे में कुछ ढूंढने लगा। अति उसके उठने से एक बार फिर से डर गई। उसकी हर एक सांस डर और घबराहट की में लिपटी हुई थी। कुछ पल बाद जसन फिर से वापस उसकी तरफ आया तो उसके हाथ में एक तौलिया था। उसने वो तौलिया उसके ऊपर अच्छे से लपेटा ताकि उसकी सीना ढक जाए और फिर से उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। अति को तो समझ ये नहीं आ रहा था कि जसन कर क्या रहा है। एक पल के लिए वो राहत की सांस लेती तो दूसरी पल डर जाती। थोड़े दिन पहले उसने अपनी किस्मत पर नाज था, लेकिन आज उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उसकी आंखों के आगे अतीत का एक एक पल घूम रहा था। ऐसे ही सोचते सोचते कब आंखें नींद में बोझल हो गई उसे पता ही नहीं चला। दर्द और थकावट इतनी ज्यादा थी कि वो लेट तक नहीं उठी, यूं ही बैठी सो गई। उसके सोने के बाद जसन ने अपनी आंखें खोली और उसकी गोद में अपना सिर हटा लिया। सुबह हुई तो एक बार फिर से दर्द से कराहती हुई अति ने अपनी आंखें खोली। वो हैरान रह गई जब उसने अपने सिर को जशन की गोद में पाया। वो एकदम से उठकर बैठ गई। उसका घूंघट भी हट चुका था। उसने जशन की तरफ देखा। थोड़ी थोड़ी लंबी मूछें जिन्हें ताव देकर किनारों से गोल किया हुआ था, घनी पलकें, होठ हल्के गुलाबी और थोड़े पतले, रंग गेहुआ और बदन एकदम कसा हुआ। एक कान में डायमंड स्टंट पहना हुआ था। अति ने जल्दी से अपने चेहरे को घूंघट से ढका और दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। ऐसा क्या जादू किया उस चिड़िया ने उस जशन सिंह शेखावत पर कि एक रात के लिए उसने उसे उसके 50 लाख रुपए दिए। बाहर निकलकर दूसरे कमरे में आते जाते उसे कालिंदी की बात सुनी जो शेखर से बात कर रही थी। उसकी बात सुनकर उसे हैरानी भी हुई और परेशानी भी। आखिर उस आदमी ने उसके लिए इतने पैसे क्यों दिए और इतने पैसे देने के बावजूद भी उसने उसके साथ कुछ नहीं किया, पर क्यों? सोचते सोचते वो उस कमरे में पहुंच गई थी जहां पर खुशबू बैठी थी। उसे वहां पर आपके देखे कि खुशबू अपनी जगह से उठी और उसके गले लग गई। पूरी रात से वो उसके लिए परेशान थी। दर्द हो रहा होगा ना, तो फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे इस दर्द को बर्दाश्त करने की आदत हो जाएगी, खुशबू ने उससे अलग होकर कहा। लेकिन अति चुप ही रही। उसने खुद नहीं समझ आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसके जाने के बाद जशन की भी आंखें खुली। अपनी खाली गोदी को देखकर उसे समझ आया कि अति वहां से जा चुकी है। रात को उसे सोने के बाद उसने उसे अच्छे से लिटाया कर उसका सिर अपनी गोद में रखा और पूरी रात सहलाता रहा। उसके बदन पर तो वो हाथ नहीं लगा सकता था, लेकिन कम से कम उसे एक अच्छी नींद सोने में तो मदद कर ही सकता था। आज कई दिनों बाद जसन भी थोड़ी देर के लिए सोया था। उसने अपना फोन उठाया और एक फोन निकालकर मिलाकर कुछ देर बात की और फिर उस कमरे से निकलकर कालिंदी से मिलने के लिए उसी जगह पर आया। कालिंदी उसे अपने पास आते देखकर मुस्कुराई और बेशर्मों से बोली, बड़ा खिला खिला चेहरा लग रहा है जनाब आपका। लगता है पूरी रात बड़ी शिद्दत से जी भर कर फूलों का रस पान किया है। जशन ने उसकी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से बाहर निकाल दी और उसके सामने रखी चेयर पर बैठकर बोला, उस लड़की को बुलाइए, बाहर गाड़ी में ड्राइवर हम दोनों का इंतजार कर रहा है। उसकी बात सुनकर पहले तो कालिंदी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। उसने चौंकते हुए जशन की तरफ देखा और बोली, क्या कहा आपने? बाहर मेरी गाड़ी में मेरा ड्राइवर मेरा और अति का इंतजार कर रहा है, आप उसे बुलाएंगे या मैं खुद ढूंढने जाऊं? जसन ने इस बार ऊंची आवाज में रुक रुक कर कहा ताकि कालिंदी को एक एक शब्द अच्छी तरह से सुनाई दे। शेखावत साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि सौदा सिर्फ एक रात का हुआ था, उम्र भर का नहीं। वो लड़की इस कोठे की होने वाली शान है। उसे इस कोठे में ही रहने दीजिए। जब आपका मन हो तब आइए। आपको उसे भी बढ़िया चीज दी जाएगी, लेकिन सिर्फ इस्तेमाल के लिए, यहाँ से ले जाने के लिए नहीं। वेश्या कोठों पर रहती हैं, लोगों के घरों में नहीं, और उनके साथ अंधेरी भरी रातें बिताई जाती हैं, उजाले वाले दिन नहीं। वेश्या ये शब्द सुनकर ही जशन की मुट्ठियां कस चुकी थी। तो दोस्तों, आई होप आपने अभी तक स्टोरी को लाइक तो जरूर किया होगा, क्योंकि आप लोग भी इस महिला का दर्द अच्छे से समझ रहे होंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो प्लीज़ दोस्तों, इस दर्द भरी कहानी को आप भी महसूस कीजिए, ताकि आप भी एक अच्छे और नेक इज्जतदार मनुष्य को पहचान पाएं कि कौन से मनुष्य अच्छे और नेक इज्जतदार होते हैं और कौन सी महिलाएं असल में वेश्या होती हैं। जैसे ही
कालिंदी ने अति के लिए वेश्या शब्द का इस्तेमाल किया। जसन की मुट्ठी कस गई। उसने गुस्से से कालिंदी की तरफ देखा और बोला, मैं एक ही बात बार बार नहीं दोहराता, और अगर 2 बार दोहराने से भी किसी को मेरी बात समझ में ना आए तो मैं उस बात को और उस इंसान दोनों को वजूद खत्म कर देता हूँ। देखिए शेखावत साहब, आपका रुतबा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन आप भी ये बात जान लीजिए कि कालिंदी का असूल है, जो माल वो खरीदती है उसका बाजार ही उसने अड्डे पर होता है, और उसकी बिक्री भी। आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, इसीलिए कल रात मैंने आपकी बात मान ली, वरना इस धंधे का असूल है कि एक बार जिसकी बुकिंग हो गई ना, वो कैंसिल नहीं होती और ना ही उसे बदला जाता। वो लड़की अब इस कोठे की शान है और वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। 1 करोड़। अब जशन सिंह शेखावत नहीं, उसके साथ खड़ा उसका आदमी बोला, जिसके हाथों में नोटों का बैग था। कालिंदी ने अपनी भौहें उचकाते हुए उसकी तरफ देखा। 2 करोड़। उसका आदमी आगे बोला। शालिनी जो वहीं छिप कर उसकी बातें सुन रही थी, 2 करोड़ सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो जल्दी से अंदर अति के कमरे में भागी। अति नहाकर अभी वॉशरूम से बाहर आई ही थी। कालिंदी का ऑर्डर था कि यहाँ की हर लड़की सुबह नहा धोकर सज धज कर तैयार रहे। खुशबू उसे आईने के सामने बिठाकर उसका मेकअप कर रही थी, लेकिन अति की आंखों में आंसू बह रहे थे, जिन्हें पहुंचने की हिम्मत खुशबू में भी नहीं थी। सैली गुस्से में भटकती हुई वहां पर आई और अति का हाथ पकड़कर उसे खींचकर खड़ा करते हुए बोली, मुझे पहले ही पता था, जितनी सती सावित्री तू दिखती है उतनी है नहीं। कितना चुप हुआ रुस्तम, और चालबाज निकली तू साली। एक ही दिन में इतने बड़े कस्टमर पर हाथ साफ कर गई कि अब उसे तेरे अलावा कोई और चाहिए ही नहीं। जुबान संभाल कर बात करो, वरना मुंह तोड़ दूंगी। अति ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, अगर उस जसर सिंह शेखावत ने यहाँ आना छोड़ दिया तो सबसे पहले तो माई ही तेरा मुंह तोड़ देगी। साला उसने हाथ तक नहीं लगाया मुझे, और तेरे ऊपर ऐसा दीवाना हुआ कि तुझे 2 करोड़ में भी खरीदने को तैयार है। सैली ने गुस्से में कहा, लेकिन उसकी बात तो अति और खुशबू दोनों को हैरान कर रही थी। मुझे ना यहाँ रहना है और ना ही किसी और के पास जाना है। मुझे सिर्फ यहाँ से बाहर जाना है, जहाँ तुम जैसे हवा नहीं अच्छे इंसान रहते हैं, अति ने कहा और उसे धक्का देकर वहां से बाहर आ गई। उसका धक्का देने से सैली एक कदम पीछे हुई और चीखते हुए बोली, साली मजे भी पूरे लेती है और नखरे भी पूरे दिखाती है। अब देख तू, मैं तेरी माई से क्या हालत करवाती हूँ। 5 करोड़ सुनकर जहां माई की सांसें थम गई, वहां अति के कदम भी रुक गए, जो वहीं से गुजर रही थी। रुकिए शेखावत साहब, रुकिए। कालिंदी अपना हाथ दिखाकर उसे रोकते हुए बोली, आखिर ऐसा क्या है उस लड़की में जो आप इतनी ज्यादा रकम देकर उसे खरीद रहे हैं। जहां तक मैं जानती हूँ, यहाँ की एक भी लड़की को आपने कभी दोबारा अपने लिए बुक नहीं किया, तो उसके साथ जिंदगी गुजारने का इरादा तो आपका होगा नहीं, और इतने बड़े बिजनेसमैन होकर आप घाटे का सौदा भी नहीं करेंगे। तो साफ साफ बताइए, बाहर कितने में बेचने का इरादा है उसे, और कौन से देश में बेच रहे हैं आप उसे? कहीं नंगी फिल्म में? उसकी घटिया बात सुनकर अति से अब और देर वहां नहीं रुका गया और वो दौड़कर छत की तरफ चली गई। अगर आपका इरादा ऐसा है तो भूल जाइए, क्योंकि कालिंदी उसे इस कोठे से अब कहीं नहीं जाने देगी। कालिंदी ने अपनी आगे की बात कही। जैसन अपनी जगह से उठा और चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान लिए कालिंदी को देखकर पलट गया। अब क्या हुआ शेखावत साहब, इतनी जल्दी हार मान गई? कालिंदी ने विजय मुस्कुराहट के साथ कहा। जसन सिंह शेखावत को हराने के लिए तुम्हें तो क्या, तुम्हारे बाप को भी 1000 जन्म लेने पड़ेंगे, जसन ने बिना पलटे ही मुस्कुराकर कहा, और अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कुराहट लंबी हो गई। एक एक कर न जाने कितने ही नकाबपोश लोग उस कोठे के अंदर एंटर हुए और अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हो गए। देखते ही देखते जशन को छोड़कर वहां हॉल में जितने भी लोग मौजूद थे, उन सब को नकाबपोश आदमी ने अपने घेरे में ले लिया। कालिंदी ने जल्दी से बाहर खड़े अपने आदमी को आवाज लगानी शुरू कर दी, लेकिन उसके किसी भी आदमी की वापस आवाज तक उसे सुनाई नहीं दी। शेखर, मनोज, सुरेश और उसके बाकी सारे आदमी पुतलों की तरह बंधे हुए थे। जब तक तुम जैसे बेवकूफ लोग बहस कर रहे होते हो ना, तब तक जो जशन अपनी चाल चल चुका होता है। तुम्हारे आदमी तो उसकी वक्त खामोश कर दिए गए थे जब मैंने तुम्हारे सामने बैठकर बोलना शुरू किया था। पैसों का ऑफर तो सिर्फ तुम्हें खुश करने के लिए दिया गया था, अति को ले जाने के लिए नहीं। जसन ने अब पलटकर उसकी तरफ देखकर कहा। तभी एक आदमी अति का हाथ पकड़कर उसके सामने लेकर आया। अति उसे अपने हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। जसन ने एक नजर अति की तरफ देखा। सफेद कलर की कमीज सूट पहने कोई आसमान से उतरी हुई परी, चेहरे पर दूध सा निखार और तीखे नए नक्श, नाक में पहनी हुई नोज रिंग और जैसे दूध में आई हुई मलाई, पर आंखों में बेहिसाब आंसू। बोस में लिए आए इन्हें, उस आदमी ने कहा जिसने अति का हाथ पकड़ा हुआ था। तभी जसन ने एक खींच कर थप्पड़ उसके गाल पर दिया और बोला, आराम से लाने के लिए कहा था, जबरदस्ती नहीं। उस आदमी ने अति का हाथ छोड़ा और अपने गाल पर हाथ रख लिया और नजरें झुका दी। अजय, उसने चीखते हुए किसी को पुकारा तो वो आदमी जिसके हाथों में नोटों का बैग था, वो भागकर उसके पास आया। इन्हें लेकर जाओ और बाहर गाड़ी में बिठा दो, पर आराम से, जसन ने आदेशात्मक लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर अति के आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए, लेकिन दर्द के साथ चेहरे पर गुस्सा भी उतर आया। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे ना ही यहाँ पर रहना है और ना ही तुम्हारे साथ आना है, मुझे बस तुम लोगों से दूर जाना है, वो चीखते हुए बोली। बहुत गलत कर रहा है तू जशन सिंह शेखावत, याद रख, कालिंदी ने पंगा लेना तूने ठीक नहीं किया, माई गुस्से में कुर्राते हुए बोली। जब कुत्ता
के तो उसके साथ ठोका नहीं जाता, हड्डी उसकी तरफ फेंक कर उसे चुप करवा दिया जाता है, जशन ने कहा और आगे बढ़कर वो नोटों का बैग बंद करके उसकी तरफ फेंक दिया। अजय अति को अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन अति बस गुस्से में जशन को घूर रही थी और उसके कानों में कालिंदी की बात गूंज रही थी। इतने बड़े बिजनेसमैन होकर आप घाटे का सौदा भी नहीं करेंगे तो साफ साफ बताइए बाहर कितने में बेचने का इरादा है उसे, और कौन से देश में बेच रहे हैं आप उसे? कहीं नंगी फिल्म में तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ से बाहर जाना है और बाहर जाते ही मैं पुलिस को तुम सब लोगों की शिकायत करूंगी, उसने मासूमियत से कहा। लेकिन उसे क्या पता था कि जहां वो फंसी है वहां पुलिस तो क्या, किसी जज का भी कोई फैसला नहीं सुना जाता। जसन उसकी बात सुनकर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ गया। अति ने उसे अपना हाथ छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। कालिंदी ने उन दोनों को जाते देखा तो गुस्से में चीखते हुए बोली, याद रख जशन सिंह शेखावत की लड़की एक दिन वापस इसी कोठे में आएगी और जब तक मैं इसे घसीटती हुई यहाँ नहीं ले आती तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। जसन ने उसकी बात सुनी बिना पलटे ही अपना दूसरा हाथ ऊपर किया और अंगूठे से बाकी अंगुलियां बराबर जोड़ी और अलग कर भौंकते रहने का इशारा किया और मुस्कुराता हुआ अति के साथ बाहर आ गया। आगे की स्टोरी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करके मुझे एक प्यारा सा मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं भी इस कहानी को लिखते हुए या सुनाते हुए गर्व महसूस कर सकूं। अति जसन की गाड़ी में बिल्कुल भी बैठना नहीं चाहती थी, लेकिन जसन ने खुद उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे गाड़ी में बिठाया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। तो ड्राइवर ने भी गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं तुम लोगों के साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी, तुम सब बहुत गंदे हो, मैं तुम सब लोगों को नहीं छोड़ूंगी, शर्म नहीं आती तुम लोगों को इतना घटिया काम करते हुए, मैं तुम सब लोगों की शिकायत पुलिस में करूंगी। अति जश्न को देखते हुए गुस्से में कह रही थी और साथ ही रो भी रही थी। तभी उसका ध्यान खिड़की में से सामने खड़ी पुलिस पर गया, जो रास्ते में नाकाबंदी करके खड़ी थी, लेकिन उसकी गाड़ी बिना रुके ही आगे बढ़ गई। जसन उसकी बात सुन रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसका सारा ध्यान अपने लैपटॉप पर था। पुलिस वालों को देखते ही अति ने जल्दी से उल्टी आने जैसा मुंह बनाया और ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। जशन ने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ा और उसकी पीठ सहलाने लगा, लेकिन अति ने उसे धक्का दे दिया। उसे धक्के से जशन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अति खुद ही थोड़ा पीछे हो गई। इतने में गाड़ी भी रुकी और अति दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे वो दरवाजा नहीं खुला। तभी ड्राइवर बाहर निकला और उसने दरवाजा खोला। जैसे ही वो बाहर निकली तुरंत पीछे की तरफ भागी जहाँ पुलिस खड़ी थी। उसे भागते देखकर जशन की आंखें बड़ी हो गई। वो भी अपनी गाड़ी से बाहर निकला और धीमे कदमों से उसके पीछे जाने लगा। तब तक उस सड़क पर 6-7 गाड़ियां रुक चुकी थी और उन गाड़ियों में ब्लैक कलर की यूनिफॉर्म पहने हटे कटे आदमी बाहर निकलकर पूरी सड़क पर फैल चुके थे। अति हाँफते हुए उन पुलिस वालों तक पहुंची। क्या हुआ बेटा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पुलिस वाले में से एक उम्रदराज इंस्पेक्टर ने अति को उस हालत में देखा तो पूछा, क्या कोई तुम्हारे पीछे लगा हुआ है? उन्होंने दोबारा पूछा तो अति ने हाँफते हुए ही पीछे अंगुली करके इशारा कर दिया। इंस्पेक्टर के साथ बाकी सब पुलिसकर्मी ने भी पीछे की तरफ देखा तो वहां पर खड़े शख्स को देखकर उनकी आंखें फैल गई और हाथ पैर ढीले हो गए। वो लोग मुझे खरीद कर लेकर आए हैं और कहीं बेचने जा रहे हैं। ये लोग बहुत बुरे लोग हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए, अति ने रोते हुए कहा। अति अपनी बात कहते कहते ही अति जश्न की तरफ पलटी और उसे देखते हुए बोली, आप इन्हें अभी अरेस्ट कीजिए और लॉकअप में बंद कर दीजिए। ये इंसान नहीं हैवान है। इनके साथ एक और औरत भी है जो इसे भी बुरी है। उन्होंने मुझे बहुत मारा, आप भी इन्हें वैसे ही मारिए। उसके गुस्से और रोने से हुई नाक लाल देखकर जशन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, जिसे देखकर वहां खड़े सब लोग हैरान हो गए। देखिए अभी भी कितने बेशर्मी से हंस रहे हैं ये इंसान, इनकी तो कूट कूट कर आप चटनी बना दीजिए, अति ने मासूमियत से कहा। उसे देखते हुए जशन उसके करीब बढ़ा और बिल्कुल उसके पास आकर खड़ा हो गया। अभी और उल्टी करनी है या सब कुछ बाहर निकाल दिया? जशन ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा तो अति सहमते हुए पीछे हो गई। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और बोला, देखिए आपके सामने कैसे ये इंसान, लेकिन उसके आगे के शब्द उसके मुंह में ही रह गए जब जसन ने एक झटके में उसे अपनी गोद में उठा लिया और गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया। अति उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही और उसके सीने पर मुक्के मारती रही, लेकिन जसन पर इन सब का क्या फर्क पड़ता? कितने बेशरम और निहायत ही घटिया इंसान हो तुमने पुलिस वालों को भी पैसे में खरीद रखा है। तुम जैसे लोग तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। छोड़ो मुझे वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच दूंगी, अति ने उसके मुंह पर हाथ लगाते हुए कहा। लेकिन जशन किसी तरह उसकी गाड़ी तक लेकर पहुंचा तो ड्राइवर ने भी जल्दी से दरवाजा खोला और उसे गोद में ले ही जशन अंदर बैठ गया। इस बार जशन ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और उसके दोनों हाथों को एक हाथ में पकड़ लिया और पूरी तरह उस पर हावी हो गया, जिसे अति अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई। थोड़ी देर में दोनों शेखावत विला पहुंचे। से भी सुंदर घर, जहाँ की हर चीज बेशकीमती और खूबसूरती की मिसाल थी। अब तक तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, लेकिन अब अगर तुमने जरा सी भी गड़बड़ की या किसी के सामने अपना मुंह खोला तो तुम्हारे साथ जो होगा वो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जस ने गाड़ी में से उतरने से पहले अति को धमकी दी। उसकी लाल आंखें देखकर अति बुरी तरह से सहम गई। जिस तरह से अब जसन ने उसे गाड़ी में पकड़ कर रखा था, उसे समझ आ गया था कि ऐसे तो वो उसे बिल्कुल नहीं छूट सकती। अब उसे अपने जोर का नहीं दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। जसन ने जिस तरह से उसे गाड़ी
में पकड़ रखा था। एक बार फिर से अति का पूरा बदन दर्द होने लगा। गाड़ी में उतरते ही उसके मुंह में हल्की सी आ निकली तो जशन ने एक बार फिर उसे अपनी गोद में उठा लिया। नीचे उतारो मुझे, अति चीखते हुए बोली। अगर एक लफ्ज भी और अपने मुंह से निकाला तो बहुत अफसोस होगा तुम्हें, जशन ने गुस्से में कहा तो अति चुपचाप उसकी गोद में दुबक गई। जैसे ही जशन अति को अपनी गोद में उठाए घर में दाखिल हुआ, घर के अंदर सोफे पर बैठे सभी शख्स की नजरें उसकी ओर घूम गई। रोहिणी जी, हर्ष दोनों सोफे पर बैठे काम के सिलसिले में कोई बात कर रहे थे, जबकि मनीषा अभी अभी सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। जशन की गोद में किसी लड़की को देखकर उसकी भौहें तन गई। जशन और अति को देखकर रोहिणी जी जल्दी से उसकी तरफ आए और उन दोनों को देखते हुए बोले, कहाँ थे तुम और ये लड़की कौन है? सुंदर काका, रमा आंटी, जो शख्स नौकरों को एक नज़र देखता भी नहीं था, आज खुद उसको आवाज़ लगा रहा था। वहाँ पर सब नौकर लाइन में खड़े थे, लेकिन जशन सुंदर काका और रमा आंटी का इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो दोनों आए, जशन उसकी तरफ देखते हुए बोला, मेरे बगल वाला कमरा तैयार कीजिए। वो दोनों ही अति को जशन की गोद में देखकर हैरान थे, लेकिन उसको कुछ कहने की हैसियत नहीं थी। पर ये लड़की कौन है? रोहिणी जी ने एक बार फिर से सवाल किया, जिस पर जशन ने कोई जवाब नहीं दिया। ठीक है, मत बताओ, लेकिन जब तक कमरा तैयार होता है तब तक इसे यहाँ सोफे पर तो बिठा दो। अरे ऐसे कैसे? आखिर पहले पता तो चले कि ये लड़की है कौन, मनीषा वहां आकर बोली। अति को जश्न की गोद में देखकर उसका तन मन चल रहा था, लेकिन सबको नजरअंदाज कर जश्न अति को यूं ही गोद में लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे अति को अपने कमरे में ले जाते देख तो सबकी आंखें बुरी तरह से फट गई। जहां जश्न हवा को भी नहीं जाने देता था, वहां वो खुद किसी इंसान को लिए जा रहा था, और वो भी अपनी गोद में उठाकर। ये उसके लिए किसी सदमे की तरह था। खुद को कमरे में जाते देख अति के आंसू बहने लगे। अब उसके साथ क्या होगा ये सोच सोच कर ही उसकी जान निकलने लगी। कैसी किस्मत हो गई थी उसकी, एक जगह से निकलकर दूसरी जगह फंस रही थी। इंसान ना होकर भी किसी चीज की तरह खरीदी और बेची जा रही थी। जसन ने उसे अपने बेड पर बिठाया तो अति ने नजरें घुमाकर कमरे की तरफ देखा तो लगा जैसे स्वर्ग का कोई कमरा हो, लेकिन दीवारों पर लगी तस्वीर को देखकर उसका सिर घूम गया। जसन ने तब तक दरवाजा बंद किया और अति के पास आकर बोला, अपने कपड़े उतारो। अति हैरानी से उसे देख रही थी। उसके आंसू तेज हो गए थे और नजरों में सिर्फ बेबसी और लाचारी थी। सुना नहीं तुमने? मैंने कहा अपने कपड़े उतारो, जशन ने एक बार फिर से रोबदार आवाज में कहा। तो अति जहां पर बैठी बैठी थी वहीं पर बैठी बैठी एकदम से कांप गई। तो दोस्तों, आखिर क्यों जशन अति के कपड़े उतारा है ये तो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अति को बेड पर बिठाने के बाद जसन ने दरवाजा बंद किया और वापस अति की तरफ आया। उसने इस तरह दरवाजा बंद करने से अति का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। उसे अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। यूं अकेले कमरे में जशन के साथ, वो भी उसके बारे में सब कुछ जानने के बाद, उसके लिए बहुत मुश्किल था। ऊपर से उसे खुद के करीब आते देख तो उसकी सांसें ही हलक में अटक गई थी। लेकिन जसन अपना एक्सप्रेशन लेस चेहरा लिए सामने खड़ा था। एकदम रोबदार आवाज में बोला, कपड़े उतारो। उसके मुंह से ये सुनकर तो अति के आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए। उसने बेचारी और बेबसी से जशन की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही एक बार फिर से तेज आवाज में जशन बोला, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने कहा कपड़े उतारो। प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मैं उस जगह पर ज़बरदस्ती लाई गई थी। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। मुझे मेरे ही भाई ने उन लोगों को बेच दिया था। मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, इसीलिए आपको आपके पैसे नहीं दे सकती, लेकिन जब मैं कमाना शुरू करूँगी तो आपके सारे पैसे वापस दे दूँगी। किस चीज़ के पैसे? जसन ने उसे टोकते हुए पूछा। उसका सवाल सुनकर अति ने अपने आंसू पोंछते हुए अपना चेहरा नीचे किया और एक एक शब्द रोते हुए अटक अटक कर बोली, जिन पैसों से आपने मुझे खरीदा है। वो अभी सहमी हुई नीचे मुंह किए रोए ही जा रही थी कि जशन ने एक झटके से उसे खींचकर खड़ा कर दिया और थोड़े उसके ऊपर झुककर एकदम सख्त आवाज में बोला, ना ही तुम कोई चीज हो जिसे खरीदा या बेचा जाए, और ना ही तुम्हें मुझे कुछ भी देने की जरूरत है। मैं तुमसे जितना कह रहा हूँ तुम बस उतना करो, अपने कपड़े उतारो। उसकी बात सुनकर अति ने रोते हुए अपनी आंखें बंद की और अपने कपड़े उतारने लगी, लेकिन तभी गुस्से से उसने अपनी आंखें खोली और जशन को एक धक्का देकर दूसरी तरफ भागते हुए बोली, आप चाहे जितनी मर्जी बातें बना ले, लेकिन मैं जानती हूँ आपके इरादे क्या हैं। आप ज़्यादा पैसों के लिए मुझे दूसरे देश में भेजना चाहते हैं और मुझे गलत काम करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। भले ही यहाँ की पुलिस आपकी जेब में हो, लेकिन आप मुझे नहीं खरीद सकते। मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। उसकी इस हरकत पर जशन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और सबसे ज़्यादा गुस्सा उसकी बातें सुनकर आया। वो गुस्से में ही उसकी तरफ बढ़ा। कमरा बेशक ही बहुत बड़ा था, लेकिन भागने के लिए तो हर जगह छोटी रह जाती है। अति ज़्यादा देर भाग नहीं पाई। उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा था, इसीलिए थक हार कर एक जगह पर बैठकर रोने लगी। अचानक से उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैरों पर कुछ डाला है। तो उसने देखा जशन ने उसके पैरों पर रस्सी डालकर उसे बांध दिया था और अब उसे हाथ भी उसके अपने हाथों में पकड़ लिए थे। अति ने बहुत कोशिश की अपने हाथ छुड़वाने की, लेकिन कहाँ वो 16-17 साल की और कहाँ जशन 27-28 साल का। ऊपर से इतना हटा-कटा, जिस पर पत्थर भी मारे तो पत्थर टूट जाए, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। जिम और कसरत ने बनाई हुई बॉडी, जिस पर उसके
मुलायम से हाथ मलाई की तरह फिसल जाए। उस हाथ पैर रस्सी से बांधने के बाद जशन ने उसे उठाया और वापस बेड पर ले आया। अब उसे मुंह से एक शब्द भी नहीं कहा, बस गुस्से में अति को घूर रहा। वहीं दूसरी तरफ कालिंदी और उसके आदमी हाल में बैठे थे। कालिंदी का चेहरा इस वक्त गुस्से में भरा हुआ था। उसने शेखर की तरफ देखा और बोला, मुझे किसी भी हाल में वो लड़की इस कोठे पर चाहिए, और अब उस लड़की का ऐसा हाल करूंगी कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। वो शेखावत मेरा रेगुलर कस्टमर था, लेकिन उस लड़की ने एक ही रात में ऐसा जादू किया कि उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। एक बार वो लड़की मेरे हाथ लग जाए, उसे वो सबक सिखाऊंगी कि यहाँ पर रहने वाली हर लड़की मुझे से बगावत करने से पहले मरना मंजूर करेगी। शेखर, मनोज, सुरेश तीनों ही इसके खास आदमी थे और कालिंदी के लिए कुछ भी हद हद से बढ़कर कर सकते थे। आप फिक्र मत करिए माई, बहुत जल्द वो लड़की आपके कदमों में होगी, शेखर ने कहा, जिस पर उस दोनों ने भी हामी भरी। वहीं दूसरी तरफ मनीषा जश्न के कमरे के बाहर चक्कर लगा रही थी। आज तक उसने हर एक कोशिश कर ली थी उस कमरे के अंदर जाने की, लेकिन कभी भी दरवाजे पर खड़ी होकर अंदर झांक तक नहीं पाई। लेकिन आज जश्न उसकी आंखों के सामने ही अपनी गोद में किसी लड़की को उठाकर इस कमरे के अंदर ले गया, दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। भले ही वह हर्ष की बीवी थी और जश्न उसका जेठ था, लेकिन उसके इरादे कुछ और ही थे। अति का इस तरह जश्न की गोद में होना, इस कमरे में आना उसके इरादों पर पानी फेर रहा था। जश्न ने अति को बिस्तर पर लिटा दिया और उसके हाथ पैर बांध दिए रखे थे। अति गुस्से में नफरत से उसे घूर रही थी और साथ ही साथ उसके आंसू भी बह रहे थे। उसने दिमाग में बस यही चल रहा था कि काश इस पल से पहले वो मर जाती। जैसे ही जशन उसके करीब होकर उसके कपड़े हटाने लगा, उसकी अपनी आंखें बंद कर ली। जशन ने धीरे धीरे उसके सारे कपड़े हटाए और कपड़े हटाते ही अति को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई ठंडा ठंडा उस पर कुछ लगा रहा है। उसने हैरानी से अपनी आंखें खोली तो जशन को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने खुद की आंखों पर एक काली पट्टी बांध रखी थी और उसके हाथों में एक दवाई की ट्यूब थी, जिसमें से वो दवाई निकाल कर वो अति के जिस्म पर लगा रहा था। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान अति को इस चीज़ की हो रही थी कि वो दवाई उस जगह पर ही लगा रहा था जहाँ पर अति को सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा था और जहाँ उन्हें दरिंदों ने उन्हें सबसे ज़्यादा मारा था। पलट कर लेट जाओ, कमर पर दवाई लगी है, जसन ने कहा तो अति एकदम से कांप गई। वो बिना एक पल गवाए पेट के बल लेट गई। जसन ने उनके कपड़े निकाल ले जरूर थे, लेकिन उतने ही जितने दवाई लगाने के लिए जरूरी थे। दवाई लगाने के बाद बिना आंखों की पट्टी हटाए ही उसने अति को कंबल उड़ा दी। अति ने भी जल्दी से कंबल अपने मुंह तक लपेट ली तो जसन ने अपनी आंखों की पट्टी हटा दी। उसी वक्त किसी ने दरवाजा नॉक किया। जसन ने जाकर दरवाजा खोला। रमा आंटी थी, जिसके हाथ में नाश्ते की एक ट्रे थी। जसन ने दरवाजे पर ही वो ट्रे ली और दरवाजा फिर से बंद कर दी। उसने वो नाश्ते की भरी ट्रे बेड के पास टेबल पर रखी और अति के वो खाने का बोलकर कमरे से बाहर आ गया। उसके कमरे का लॉक सिस्टम ऐसा था कि बाहर से वो कमरा सिर्फ उसके फिंगरप्रिंट से खुलता था और यहाँ फिर अंदर से उसे कोई खोल सकता था, लेकिन बाहर से कोई भी और आदमी उस दरवाजे को नहीं खोल सकता था। उसके जाने के बाद अति ने जल्दी से नाश्ता किया, क्योंकि कल रात से ही उसने कुछ नहीं खाया था। चूहे उसके पेट में भागदौड़ मचा रहे थे। सब कुछ एक तरफ, लेकिन भूख एक तरफ। उसे जश्न समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो चाहता क्या है। एक तरफ वो उसकी सही लग रहा था तो दूसरी तरफ उसकी हरकतें और उसकी बातें उसे असमंजस में डाल रही थी। जैसे वो उसे यहाँ लेकर आया और उसकी केयर कर रहा था, वैसे तो वो उसे सही लग रहा था, लेकिन कालिंदी के ने उसके बारे में जो बात कही थी वो भी बार बार उसकी कानों में गूंज रही थी। उसने सोच लिया था कि जो भी हो वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाएगी, बाहर जाकर अकेली रह लेगी और छोटी मोटी जॉब कर लेगी। लेकिन अब ना ही वो अपने भाई के पास वापस जाएगी और ना ही किसी और को अपना फायदा उठाने देगी। उसने सबसे ज्यादा नफरत तो अपने भाई से ही हो रही थी, जिसने पैसों के लालच में उसे शेखर को बेच दिया और शेखर उसे कालिंदी के पास ले आया। तभी उसका ध्यान खुद पर गया। खुद पर आधा अधूरे कपड़े देख उसने जल्दी से अपने कपड़े ढूंढे, लेकिन उससे सारे कपड़े खराब हो चुके थे। उसकी नजरें जश्न के कमरे की बनी अलमारी की तरफ गई। लोगों के कमरों में बड़ी तो उसे अलमारी ही थी। उसने अलमारी खोलकर देखा तो हैरान रह गई। उसमें लड़कियों के कपड़े भी थे। उसने एक फ्रॉक सूट निकाला। वो सूट उसके हिसाब में बड़ा था, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने जल्दी से वो फ्रॉक सूट पहन लिया। यही सही मौका है यहाँ से भाग जाने का, उसने मन ही मन कहा और दरवाजे की तरफ देखा जो बंद था, और फिर खिड़कियों की तरफ भागी। बहुत कोशिश की उसने खिड़की खोलने की, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि ये खिड़की कैसी है और किस तरह खुलेगी। आखिर में वो दरवाजे की तरफ आई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर एक शख्स खड़ा था। अति ने बेचारा से उस शख्स को तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ कहने या सुनने में पहले ही उस शख्स ने अति पर अपना हाथ उठाया दिया, जिससे मुंह से एक दर्द भरी आह निकल गई। तो कौन था वो शख्स जिसने अति पर हाथ उठाया, ये सब जानेंगे हम कल, यानी कि सेकंड एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, और एक प्यारा सा कमेंट मुझे जरूर करना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक स्टोरी देखने के लिए और अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही मेरी कहानियों को अपने परिवार के साथ एंजॉय करते रहिए।